एपिसोड 51 टू 60 51 वही यांग निंग नहीं। जियाओवेई ने घबराहट में अपने होंठ भींच लिए और यांग निंग से आग्रह किया कि चांद आह के आने से पहले वह अपने कमरे में वापस चली जाए। माँ, हम वापस क्यों नहीं चलते? मैं रसोई से आपके लिए कुछ ताज़े फल लाती हूँ। यांग निंग ने शियाओवेई की बातों को अनसुना कर दिया और उसे चाय का कप फिर से भरने तथा उसके लिए कुछ और स्नैक्स लाने का इशारा किया। आखिरकार उसे इस घर में एक ऐसी जगह मिल गई जो उसे सुकून और संतुष्टि देती है। शाम के सूर्यास्त के नज़ारे को निहारते हुए चाय नाश्ते का आनंद लेने से बेहतर और क्या हो सकता है। वह इस पल का पूरा आनंद लिए बिना कैसे जा सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि यही वो जगह है जहां चांद आह अक्सर आता है। शियाओवेई ने असहाय होकर अपने निचले होंठ को काटा और अपनी चाय का कप फिर से भर लिया तथा उसके लिए और अधिक नाश्ता लाने के लिए रसोई में जाने ही वाली थी कि उसके कदम रुक गए और उसने महसूस किया कि भय से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई है। माँ, मैडम। जियाओवेई ने तुरंत अपनी कमर 90 डिग्री पर झुकाए और चांद आह को झुककर अपना समर्पण दिखाया। वह सहम गई थी। डर है कि चांद आह यांग निंग से जिंगबाओ का बदला लेगी, उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी क्योंकि वह उस जगह पर बैठती है जहां वह अक्सर जाती है, क्योंकि उसने पहले भी कुछ ऐसा ही किया है। अतीत में एक दिन उसकी महिला कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर आई थी और उसी स्थान पर शाम की चाय पी रही थी जब चांद आह भी उसी समय प्रकट हुई। उसने उससे कुछ भी बुरा नहीं कहा, लेकिन गलती से चाय का कप पलट दिया और उसके हाथ पर गर्म चाय उड़ेल दी और इसे गलती बताया। उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा या इस स्थान का उपयोग करने के लिए उस पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में उपहासपूर्ण निगाहें उन्हें उसके खिलाफ चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थीं। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, उसने ये जानबूझकर किया, क्योंकि वह यांग निंग से घृणा करती है, जो यांग लुयांग की पहली पत्नी की बेटी है, जो न केवल सुंदर थी बल्कि शब्दों और कार्यों में भी सुरुचिपूर्ण थी। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके आसपास के लोग यांग निंग की माँ की अलौकिक सुंदरता की प्रशंसा करते रहे और उनके सोने से बने उदार हृदय की बहुत प्रशंसा करते रहे। यांग निंग की माँ ने लोगों से जो सम्मान अर्जित किया है, वह चांद आह, एक गंदी जबान वाली और काले दिल वाली महिला को कभी नहीं मिल सकता। चांद आह ने अपने होठों को भींचकर यांग निंग को पेड़ की छाया में बैठे देखा और उसके माथे पर एक उदास भाव उभर आया। ये कुतिया पिछले दिनों इतना हंगामा मचाने के बाद भी वह अब भी सामने आने की हिम्मत रखती है, सिर्फ इसलिए कि क्राउन प्रिंस इन दिनों उसमें कुछ रुचि दिखा रहे हैं। क्या वह सचमुच सोचती है कि वह उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी? हाँ, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। वह इसका ध्यान रखेगी। यांग निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अपने कमरे में आराम नहीं कर रही हो? अगर तुम बाहर घूमती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। चांद आह यांग निंग को अपनी सीट पर बैठे और शाम के नज़ारे का आनंद लेते देखकर क्रोधित हो गई। यह उसकी जगह थी जहाँ वह रोज शाम की चाय और नाश्ता करती थी। ये लड़की कैसे आकर उसकी जगह ले सकती है, मानो वह उसकी अपनी हो? क्या अब उसे उससे डर नहीं लगता? हालांकि गुस्से में होने के बावजूद उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और यथासंभव शांत रहने की पूरी कोशिश की। वह यांग लुयांग के सामने बुरी इंसान नहीं बन सकती, क्योंकि यांग निंग उस भूमिका को निभाने के लिए मौजूद है। जियाओवेई, जो यांग निंग के बगल में खड़ी थी और अभी भी चांद आह को प्रणाम कर रही थी, उसने महसूस किया कि उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसका पूरा शरीर चांद आह को यांग निंग से बात करते देख स्तब्ध हो गया था। क्या वह इस बार भी वही करेगी? जियाओवेई ने सोचा और चिंता से अपने पीछे मेज पर रखी चाय की केतली की ओर देखा। यांग निंग ने उदासीनता से चांद आह की ओर देखा और फिर जियाओवेई की ओर मुड़ी, जो चांद आह का अभिवादन कर रही थी और चांद आह ने अभी तक उसके अभिवादन का जवाब नहीं दिया था। जियाओवेई, तुम क्या कर रही हो? सीधी खड़ी हो जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए और नाश्ता ले आओ। मुझे भूख लगी है। चांद आह। यांग निंग को अपनी बातों और वजूद को नज़रअंदाज करते देख चांद आह के चेहरे पर उदासी छा गई। यांग निंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी? अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, वरना अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे पापा मुझे ही दोषी ठहराएंगे, उसने बड़े अधिकार से कहा, अपनी बड़ी बहन और माँ होने का रौब दिखाते हुए। वह अपना गुस्सा शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यांग निंग अपने लापरवाह रवैये से उसका खून खौला रही थी। क्या ये लड़की सारे नौकरों के सामने उसकी अवज्ञा कर रही है? जियाओ बाओ वाली घटना के बाद क्या उसे सचमुच लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा? चांद आह गुस्से से कांप रही थी। तब यांग निंग कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसे बेपरवाही से देखने लगी। फिर उसने एक थकी हुई आह भरी और कहा, माँ, मैं आराम कर रही हूँ। जैसा आपने कहा, मैं अभी भी बीमार हूँ। अगर मैं ज्यादा बोलूँगी तो थक जाऊँगी। इसके अलावा मास्टर जियांग ताई ने मुझे सिर्फ अपने कमरे में ही झाड़ू लगाने के बजाय अक्सर बाहर जाकर ताज़ी हवा लेने को कहा है। इससे मेरी सेहत और बिगड़ेगी। यांग निंग ने चांद आह को अपनी सबसे अच्छी बनावटी मुस्कान दिखाते हुए समझाया। अगर वो यांग परिवार की मालकिन है तो इस शरीर की मालकिन इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी और भावी युवराज है। देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। चांद आह ने दांत पीस लिए और उसके मुंह से अवाक रह गई, क्योंकि वह उसके आदेशों का पालन करने के बजाय उसे उल्टा बोल रही थी। यांग निंग, ये जगह मुख्य कक्ष के सामने है। यही मैं आमतौर पर अपनी शाम की चाय का आनंद लेती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे पूछे बिना इस जगह का इस्तेमाल करके तुम मेरे साथ रूखा व्यवहार कर रही हो? चांद आह ने अपने मन की असली बात जाहिर कर दी। हालांकि इस छोटी सी बात पर यांग निंग से सीधे बहस करने के बजाय उसने उसे सिर्फ इसलिए बुरा भला कहने का दोषी ठहराया क्योंकि वह उसकी जैविक मां नहीं है। केवल वही जानती है कि उसे अच्छे से बात करने और पागलों की तरह उस पर चिल्लाने से बचने के लिए उसे कितनी इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ी होगी। इस छोटी सी कुतिया ने अपनी शाम बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? यांग निंग ने चांद आह को सिर से पैर तक देखा और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। ये औरत, क्या वह सोचती है कि सारा दोष उस पर डालकर वह इस मामले को नज़रअंदाज कर सकती है? यांग निंग इतनी अच्छी हो सकती है कि वह चांद आह के खिलाफ कुछ नहीं कहती, लेकिन वह अब वही यांग निंग नहीं रही। वो भी उसी नस्ल की है।
अगर चांद आह उसके एक गाल पर थप्पड़ मारेगी तो वो भी उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर उसका बदला चुकाएगी। वह फेंग ली है, उसने अपने उन दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके जिन्होंने उसकी जिंदगी और करियर बर्बाद कर दिया। वह उनके सामने भी ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं। 52 एक संदेश। यांग निंग चांद आह की तुच्छ योजना को समझ सकती थी और उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर केवल हंस सकती थी। अपनी दयनीय सौतेली माँ का खेल खेलकर वह सारा दोष यांग निंग पर डालने की कोशिश कर रही थी और सबको दिखाना चाहती थी कि कैसे यांग निंग भावी क्राउन प्रिंसेस होने के अपने रुतबे का दुरुपयोग कर रही है और अपनी माँ को धमका रही है। और वह भी सौतेली माँ। वह दुनिया को दिखाना चाहती है कि यांग निंग एक दुष्ट, असंयमी बेटी है, जबकि वह एक दयनीय माँ है जिसका अपने बच्चे द्वारा अनादर किया जा रहा है। वह कितनी बचकानी हो सकती है। वह घर की मालकिन है और फिर भी यांग निंग के साथ इस तरह की छोटी मोटी योजनाएं बनाती है जिसे यांग लुयांग वैसे भी पसंद नहीं करता है। वह यांग निंग से ईर्ष्या क्यों करती है, किस लिए, फेंग ली कभी समझ नहीं पाता। वह लड़की पहले से ही कितनी दयनीय है। उसने छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। उसके पिता उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखते। उसकी सगाई युवराज से हुई थी और वह देश की महारानी बनने की प्रबल दावेदार है। ये पदवी ऊंची हैसियत और पदवी के साथ आती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियां, पाबंदियां और जल्द से जल्द शाही उत्तराधिकारी को जन्म देने का दबाव। सबसे ज़रूरी बात, इन सब के लिए उसे अपने पति के सहयोग की ज़रूरत है, जो इस मामले में लगभग नामुमकिन है क्योंकि यांग निंग की जनता के बीच पहले से ही बदनामी है। डॉट 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 डॉट। क्या उसे ऐसी लड़की के साथ तुच्छ खेल खेलना होगा जिसका भाग्य पहले से ही काफ़ी दयनीय है। अंडरस्को के एक विशेषज्ञ ने मधुमेह से लड़ने का प्रभावी उपाय खोजा है। संजीवनी बूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यांग निंग ने चारों ओर देखा और नौकरानियों और अन्य सभी नौकरों की आलोचनात्मक निगाहों को देखा जो शोरगुल सुनकर अपना सारा काम छोड़कर नाटक देखने के लिए बाहर आ गए थे। हाँ, क्या उन्होंने चांद आह की झूठी रोने वाली कहानी पर यकीन कर लिया। वे कितने मूर्ख हो सकते हैं। उसने आह भरी और बस यही निष्कर्ष निकाला कि असली या काल्पनिक दुनिया में लोगों का दिमाग एक जैसा ही काम करता है। जब उसे गलत तरीके से फंसाया गया तो उसकी दुनिया में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इसी तरह यांग निंग पर भी कोई विश्वास नहीं करता। हालांकि वह इस जटिल स्थिति से भी पीछे नहीं हटी और चांद आह का सामना किया जिसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप मेरी माँ हैं, मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे जन्म भले ही न दिया हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। यांग निंग ने भारी मन से कहा। उसके दिल को बहुत दुख हुआ जब उसने ऐसे शब्द कहे जिनका उसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चाय पीना चाहती थी। हम माँ बेटी हैं, फिर भी हमें कभी साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन लगता है तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं। अगर तुम्हें मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो मैं तुम्हारे आदेशानुसार अपने कमरे में वापस चली जाऊंगी। यांग निंग ने नीचे देखते हुए कहा। वाक्य के अंत तक उसकी आवाज़ भी भर्रा गई थी मानो चांद आह के कटु शब्दों से उसे ठेस पहुंची हो। हालांकि मुझे लगा कि अगर हम साथ में कुछ समय बिता सकें और एक दूसरे के करीब आ सकें तो पिताजी बहुत खुश होंगे। आखिरकार हम परिवार ही तो हैं। उसने चांद आह को पिल्ला जैसी नज़रों से देखते हुए कहा। परिवार, मेरी गांड। फेंग ली उपहास करना चाहती थी, लेकिन ऐसी आवाज़ें निकालने की अपनी शैतानी इच्छाओं पर नियंत्रण रख रही थी। यद्यपि वह जो शब्द कह रही थी उसे सुनकर उल्टी आना चाहती थी। वह चाहती थी कि चांद आह को उसकी ही दवा का स्वाद चखाया जाए। यदि वह दयनीय माँ का किरदार निभा सकती है तो वह दयनीय बेटी की भूमिका भी निभा सकती है। वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह फेंग ली है, यांग निंग नहीं। अतीत में यांग निंग चांद आह द्वारा उसके प्रति किए गए सभी अपमानों और उकसावों को सुनती थी और बिना कोई प्रतिकार किए चुपचाप वहां से चली जाती थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि सच में वो अच्छी नहीं लग रही थी। वो ऐसे खून खौलाने वाले हालात में भी कैसे अपना चेहरा छिपाए रख सकती है और फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें सचमुच एक संत जैसा धैर्य था। अच्छा चरित्र होना और धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर यही धैर्य लोगों को आपके स्वाभिमान पर कुठाराघात करने का कारण बनने लगे तो बेशर्मी से काम लेना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए उस धैर्य को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। यह उसके अच्छे चरित्र और चांद आह और यांग लुयांग के प्रति विनम्र रवैये के कारण था कि वह बुरी तरह मर गई और उनके प्रभाव में आकर उसने ऐसे काम किए जो उसने कभी नहीं करने का इरादा किया था। यांग निंग की बातें सुनकर चांद आह अचंभित रह गई और सोचने लगी कि यह लड़की कब से इतना बोलने लगी। चुपचाप अपने कमरे में लौटने के बजाय वह उसके खिलाफ खड़े होने और बेशर्म झूठ बोलने का साहस करती है। वो उसके साथ चाय पीने का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये सब झूठ है। यांग निंग ऐसी किसी वजह से यहाँ नहीं आई होगी। अगर वो चाहती भी तो यांग परिवार की मालकिन उस कुतिया के साथ चाय क्यों पीती? अगर उसका बस चले तो वह उसके चेहरे पर उबलती चाय फेंक दे और उसे जिंदगी भर के लिए विकृत कर दे। तभी उसे चैन मिलेगा। चूंकि वो अपनी माँ की बेटी है इसलिए बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, एक अलौकिक सुंदरी जिसका देवी जैसा रूप राजधानी में बेजोड़ है। यदि यांग निंग के खिलाफ अफवाहें न फैली होती जो उसने फैलाई और राजधानी में चारों ओर फैल गईं, तो यांग निंग को चालाक और दुष्ट महिला के बजाय जेंग साम्राज्य की अलौकिक सुंदरता के रूप में जाना जाता। चांद आह का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हाँ, क्या ऐसा है? अगर तुम मेरे साथ चाय पीना चाहती थी तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। वह अंदर से गुस्से में जल रही थी, लेकिन उसके पास यांग निंग द्वारा शुरू किए गए नाटक में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आप मेरे साथ चाय पीने के लिए इतने उत्सुक हैं तो मुझे अपनी पसंदीदा चाय, जो मैं अक्सर पीती हूँ, आपके साथ साझा करने दीजिए। चांद आह ने अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ अर्थपूर्ण ढंग से कहा और जियोबाओ को यांग निंग के लिए विशेष चाय लाने का आदेश दिया। चूंकि वह उसके साथ इतना घमंडी व्यवहार कर रही है तो उसे भी एक कप चाय पिलानी चाहिए।
एक खास चाय। जियोबाओ ने चांगाह के इशारे का मतलब समझ लिया और चाय लाने के लिए रसोई में जाने से पहले विनम्रता से उसे प्रणाम किया। तो फिर क्या हम बैठकर बातें करें? चांगाह ने कहा और यांग निंग से आग्रह किया कि वह उसके साथ बैठकर एक कप चाय पिए। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और वह देख सकती थी कि वह कुछ योजना बना रही है, लेकिन वह उसकी बातों को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। कोई विकल्प न होने के कारण वह चांगाह के साथ चाय पीने के लिए बैठ गई और महसूस कर सकती थी कि उसकी टांगें घबराहट में कांप रही थी, क्योंकि वह आगे क्या करने की योजना बना रही थी। इसकी आशंका ने उसे अभिभूत कर दिया था। अंडस्को, ये रही आपकी चाय। जियोबाओ ने यांग निंग को वह विशेष चाय परोसते हुए कहा जिसे चांगाह ने मांगा था। यांग निंग ने वरिष्ठ नौकरानी की ओर बनावटी मुस्कुराहट दी जिसे उसने पिछले दिनों दंडित किया था, और उसकी पैनी निगाहों से उसकी शत्रुता को महसूस कर सकती थी। यांग निंग ने अपनी आंखों के सामने रखे चाय के कप को देखा और वह इसके बारे में चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सकी। स्पेशल चाय, जरूर इसमें कुछ होगा, लेकिन क्या है? जहर, ड्रग्स या कांच के टुकड़े? उसने तमाम बुरी संभावनाओं की कल्पना की और चांगाह के चेहरे पर शांत और सुकून भरे भाव देखने के लिए और भी उत्सुक हो गई, जो आराम से चाय की चुस्कियां ले रही थी। यांग निंग, तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? क्या तुम मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहती थी? जब चाय तुम्हारे सामने है तो तुम उसे क्यों नहीं पी रही हो? चांगाह ने यांग निंग से आग्रह किया कि वह उसकी चाय का एक घूंट ले और उसे बताए कि उसे चाय कैसी लगी। यांग निंग ने जियाओवेई की ओर देखा जो मदद के लिए जियाओबाई के बगल में खड़ी थी, लेकिन युवा लड़की असहाय और भयभीत दिख रही थी। उसने गहरी सांस ली और कप हाथ में ले लिया। क्या मैं ये चाय गिरा दूं? अगर गिरा भी दूं तो वह उसे दोबारा भर देगी और नतीजा वही होगा। यांग निंग ने गहरी सांस ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जोखिम उठाने का फैसला किया। वह चांगाह के सामने झुक नहीं सकती। मर जाना ही बेहतर विकल्प है। कम से कम तब वह अपनी दुनिया में लौट आएगी। जैसे ही वह चाय की चुस्की लेने वाली थी, एक नौकरानी दौड़ती हुई उनकी ओर आई और बोली, मैडम। चांगाह नौकरानी के अचानक हस्तक्षेप से चिढ़ गया और उस पर झल्लाकर बोला, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम देख नहीं सकती कि हम अभी चाय पी रहे हैं? क्या तुम 100 बार कोड़े खाना चाहती हो या कुछ और? यांग निंग ने चांगाह की बातें सुनकर उपहास किया और जियाओबाई की ओर देखा, जिसे उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पहले ही 100 बार कोड़े मारे जा चुके थे। कम से कम वह ये सबक हमेशा याद रखेगी। चांगाह की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर नौकरानी डर से कांप उठी और तुरंत सूचना दी, मैडम, व्यवधान के लिए मुझे क्षमा करें। हालांकि महामहिम के निजी रक्षक लेडी यांग निंग के लिए एक संदेश लेकर आए हैं। क्या एक संदेश? चांगाह ने हैरानी से कहा। 53 गुप्त बैठक आए। क्या तुमने कहा कौन आया है? चांगाह का चेहरा काला पड़ गया जब नौकरानी ने उसे बताया कि जेंग लियांग का निजी रक्षक यांग निंग के लिए एक संदेश लेकर आया है। कब से उनके रिश्ते इतने बेहतर हो गए कि वे बिना किसी को पता चले एक दूसरे को संदेश भेजने लगे। चांगाह जहां व्यथित दिख रहा था, वहीं यांग निंग का चेहरा ये खबर सुनकर खिल उठा। क्या बढ़िया समय है। उफ, उसने राहत की सांस ली और चाय का कप जो उसके कांपते हाथों में था मेज पर रख दिया। उसे यकीन नहीं था कि चांगाह ने चाय में क्या मिलाया था, लेकिन जिस तरह से वह उसे चाय पीने के लिए कह रही थी, उसे देखते हुए ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होगा। यांग निंग कुर्सी से उठे और चांगाह की ओर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे अपनी विशेष चाय देने के लिए धन्यवाद। मुझे आपके साथ चाय का आनंद लेना और ढेर सारी बातें करना बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि भावी युवराज होने के नाते मेरा मानना है कि अगर मैं स्वयं जाकर महामहिम द्वारा मेरे लिए भेजा गया संदेश ग्रहण करूं तो ये शिष्टाचारपूर्ण होगा। जबकि यांग निंग कान से कान तक मुस्कुरा रही थी और इस जगह को छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, उदास हवा ने चांगाह को घेर लिया और वह इस स्थिति में मुस्कुराने का नाटक भी नहीं कर सकती थी। डॉट 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 ये कुतिया, इसे सबक सिखाने की ये बहुत बढ़िया योजना थी। उसने जिंगबाओ को संकेत दिया था कि वह उसकी चाय में एक जड़ी बूटी मिला दे, जिससे यांग निंग बीमार पड़ जाएगी और उसके चेहरे और शरीर पर पिती निकल आएगी। इतना ही नहीं, जड़ी बूटी के दुष्प्रभावों से उसके चेहरे पर स्थायी निशान पड़ जाएंगे, जिससे वह साम्राज्य की सबसे बदसूरत महिला बन जाएगी। चूंकि यांग निंग अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, इसलिए वह इस पाठ के माध्यम से उसके आत्मविश्वास को नष्ट करना चाहती थी। फिर क्राउन प्रिंस के साथ उसकी सगाई भी रद्द कर दी जाएगी और क्राउन प्रिंस तथा शाही परिवार द्वारा उसे त्याग दिया जाएगा। हालांकि ये कुतिया न केवल उसकी उस योजना से बच गई, बल्कि वह उस चाय को न पी पाने के कारण भी बहुत खुश दिख रही थी जो उसने उसे दी थी। यांग निंग, जो पहले से ही चांगाह की बुरी योजना को भांप चुकी थी, खुश थी कि उसके पत्र का जवाब उसकी अपेक्षा से पहले और सही समय पर आया था। माँ, आपको बाहर आकर गार्ड गुलान का अभिवादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रुक सकती हैं और अपनी शाम की चाय का आनंद ले सकती हैं। हेडमेड, हम ऐसा क्यों न करें? यांग निंग जिंगबाओ की ओर मुड़ी, जो जियाओवेई के साथ कोने में खड़ी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। अगर हम इस कीमती चाय को फेंक दे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम चाय पी लो, इस तरह मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक इसका एक घूंट भी नहीं पिया है। ये साफ और अछूता है, इसलिए इसे जरूर पिएं। माँ, कृपया आनंद लें। फिर मैं विदा लेता हूँ। यांग निंग ने विनम्रता से चांगाह को प्रणाम किया और जियाओवेई के साथ जल्दी से वहां से चली गई और उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। यांग निंग के जाने के बाद चांगाह ने दांत पीसते हुए उस चाय के कप को पलट दिया जिसे यांग निंग ने छुआ तक नहीं था। ये कुतिया, उसने जोर से गाली दी, जिससे किनारे से तमाशा देख रही बाकी नौकरानियां चौंक गईं। जिंगबाओ ने अपने होंठ भींचे और अन्य नौकरानियों की ओर देखा और उन्हें चांगाह को अकेला छोड़ने का संकेत दिया। अंडस्को, गुलान, जो प्रतीक्षालय में इंतजार कर रही थी, यांग निंग का अभिवादन करने के लिए खड़ी हुई, जो जियाओवेई के साथ चल रही थी। लेडी यांग निंग को नमस्कार। उसने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ उनका अभिवादन किया।
जियाओ वेई, जो यान निंग के बगल में खड़ा था, गुलान को देखकर भौचक्का रह गया, जो अपनी ठंडी आंखों से उसकी महिला को देख रहा था और जब उसने उसका अभिवादन किया तो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। वह उसके साथ इतना रूखा कैसे हो सकता है? वह जल्द ही युवराज बनने वाली है। वह उसके साथ इतना बेरुखा व्यवहार कैसे कर सकता है? यान निंग को उसके सहज अभिवादन से कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने खुशी खुशी जेंग लियांग का भेजा संदेश मांगा। तुम संदेश साथ लाए हो? कहाँ है? वो खुश कैसे न हो? इसी संदेश ने आज उसकी जान बचाई। गुलान ने महिला को इतना उत्साहित देखकर भौहें चढ़ाईं और उसे वह पत्र दिया जिसे महामहिम ने उसे देने के लिए कहा था। ये लीजिए, चूंकि मैंने आपको पत्र दे दिया है इसलिए अब मैं विदा लेता हूँ। गुलान ने उसे वह पत्र देते ही कहा जो वह आपको देने आया था। चूंकि उसका काम पूरा हो गया है, अब जाने का समय हो गया है। वह इस औरत के साथ ज्यादा समय तक रहने का इरादा नहीं रखता क्योंकि वह उसके जैसी चालाक औरत के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। यान निंग ने भी उसे नहीं रोका और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं आपको चाय नाश्ता लेने की पेशकश करता, लेकिन ये देखते हुए कि आप इस जगह से जाने के लिए कितने उत्सुक हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। बस इतना जान लो, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम निश्चिंत रहो, अलविदा। यान निंग ने सीधे सीधे कहा, उसे चौंकाते हुए। जब भी वह उससे मिलता, वह उसकी आंखों में असंतोष देख सकती थी। उसे यह कैसे पता नहीं चलता? आखिर वह इसे जाहिर भी कर देता है। अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो उसे भी उसके साथ अपने व्यवहार पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह उसे पसंद नहीं करता और वह भी उसके प्रति ऐसा ही महसूस करती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें कम से कम एक दूसरे के सामने बनावटी व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। गुलान को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी सीधी बात कहेगी। चूंकि वह महामहिम का सबसे करीबी है, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह उसका पक्ष लेने की कोशिश करेगी ताकि वह किनारे से महामहिम के कार्यों को आसानी से प्रभावित कर सके। क्योंकि जब महिलाओं को महामहिम की कृपा पाने की ज़रूरत होती है तो वे अक्सर यही करती हैं। चूंकि वे उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं, इसलिए वे हमेशा उनकी कृपा पाने की कोशिश करती हैं ताकि वे उनसे जेंग लियांग के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन यान निंग की बातें सुनकर वह हैरान रह गया। अगर वह उसे पसंद नहीं भी करती तो क्या उसके लिए इस तरह अपनी भावनाएं जाहिर करना उसके लिए ठीक नहीं होगा? इससे पहले कि गुलान यान निंग की सोच समझ पाती, उसने उसे कहते सुना, तुम जा नहीं रही हो तो क्या तुम एक कप चाय के लिए रुकना चाहोगी? जियाओ वेई कमाल की चाय बनाती है, देखो। जियाओ वेई ने भौहें चढ़ाईं और उस आदमी को घूरा। उसके चेहरे पर उसके प्रति साफ नापसंदगी साफ दिखाई दे रही थी। अगर यह आदमी उसकी औरत की इज्जत नहीं कर सकता तो उसके लिए भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है। गुलान ने यान निंग के बगल में बैठी लड़की की ओर देखा जो उसे मौत की निगाहों से देख रही थी और अजीब तरह से अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। एक मिनट भी बर्बाद किए बिना वह यान परिवार से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जियाओ वेई ने यान निंग की ओर देखा और पूछा, मिलेडी, आप इस आदमी से कुछ क्यों नहीं कहती? वह तो बस एक पहरेदार है, फिर भी हमेशा तुम्हारा अनादर करता है। तुम 3 महीने में युवराज बन जाओगी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए? यान निंग उसके हाथों में पत्र देखकर कान से कान तक मुस्कुरा रही थी और सहजता से उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्राउन प्रिंसेस नहीं हूँ। लेकिन तुम 3 महीने में एक हो जाओगे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। जियाओ वेई ने मासूमियत से कहा, कौन जानता है कि 3 महीनों में क्या होगा? इस दौरान कुछ भी हो सकता है, यान निंग ने दृढ़ता से कहा, जिससे जियाओ वेई और भी उलझन में पड़ गई। हाँ, 3 महीने में क्या होगा? यान निंग ने जियाओ वेई की तरफ देखा और उसके खोए हुए चेहरे को देखकर हंस पड़ी। कितनी प्यारी है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। यान निंग उलझन में पड़ी जियाओ वेई को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। 54 गुप्त बैठक 2। अपने कक्ष में लौटने के बाद यान निंग ने जियाओ वेई को रसोई से कुछ नाश्ता लाने के लिए भेजा क्योंकि चांदा द्वारा उसकी शांतिपूर्ण शाम को बाधित करने के बाद वह कुछ भी खाने को नहीं पा रही थी। जब जियाओ वेई चली गई, यान निंग अपने पैरों को हवा में लटकाकर बिस्तर पर बैठ गई और उस पत्र को खोला जो गुलान ने उसे पहले दिया था। वाह, वह आश्चर्य से बोली। जैसे ही उसने क्राउन प्रिंस द्वारा भेजा गया पत्र खोला, वह उसकी सुंदर और सुरुचिपूर्ण लिखावट देखकर अवाक रह गई। क्या यह एक पत्र है या कला का एक नमूना? वह सोच रही थी, क्योंकि कागज पर लिखावट इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उसकी दुनिया में इसे कला का एक नमूना माना जा सकता है जो कला संग्रहालय में प्रदर्शित करने लायक मूल्यवान है। वह उपन्यास का मुख्य पात्र किसी कारण से ही है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसकी लिखावट भी लावण्य और गरिमा से भरपूर है। वह उसकी सुंदर और कलात्मक सुलेख की प्रशंसा करते हुए बुदबुदाई, मुझे इसकी विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, न कि लिखावट पर। जब उसे पता चलता है कि उसने ये पत्र उस पत्र के जवाब में भेजा है जो उसने उसे सुबह भेजा था, तो वह अपना सिर हिलाती है। उसने सुबह उसे धन्यवाद पत्र भेजा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उसके पत्र का जवाब देगा। एक दिन भी नहीं बीता और उसने उसके पत्र का जवाब भेज दिया। कितना मेहनती... कल दोपहर 12 बजे झील के पास बाजार में मुझसे मिलो। सादा सूती कपड़ा पहनना और चेहरा मास्क से ढकना। यान निंग ने अपने होंठ भींच लिए और सोचा कि क्या गुलान इस पत्र का दूसरा पृष्ठ सौंपना भूल गई है। आखिर उसने उसके पत्र के जवाब में सिर्फ एक वाक्य कैसे लिखा? उसने उसे धन्यवाद देने के लिए एक लंबा चौड़ा संदेश लिखा और उसके पत्र के जवाब में उसने सिर्फ कुछ शब्द लिखे। कितना कपटी! इससे पहले वह उसकी सुंदर लिखावट देखकर इतनी उत्साहित थी कि उसने पत्र की विषय वस्तु पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अनुमान लगाया कि कागज के पीछे कोई और पन्ना या कुछ और लिखा होगा, क्योंकि कोई भी इतने अशिष्ट तरीके से पत्र नहीं लिख सकता। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। इस आदमी को कुछ सामाजिक कौशल सीखने की जरूरत है, इसे तो पत्र लिखना भी नहीं आता।
कोई औपचारिक अभिवादन वगैरह नहीं हुआ और उन्होंने सीधे पत्र के मुख्य बिंदु लिखने शुरू कर दिए। यांग निंग क्राउन प्रिंस की इस बेरुखी पर अवाक रह गईं। हाँ, सुंदर लिखावट का क्या फ़ायदा जब उसे चिट्ठी लिखना भी नहीं आता। मैं तो बिना वजह ही उत्साहित हो गई। उसने चिढ़कर चिट्ठी एक तरफ रख दी। खैर, कम से कम उसने मेरे पत्र का जवाब तो दिया। इस बार मैं उसे माफ़ कर दूंगी। यांग निंग ने आह भरी और झपकी लेने के लिए बिस्तर पर लेट गई। चूंकि इस दुनिया में उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए वह पूरा दिन खाती और सोती रहती है। खाना, सोना और फिर यही सब। आजकल वह यही जिंदगी जी रही है। कई बार ऐसा होता है कि वह बहुत बोर हो जाती है, इसलिए वह उस दौरान शियाओवेई के साथ गपशप करती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास मनोरंजन का कोई स्रोत नहीं है। यदि उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह अच्छी तरह से रहेगी और इस समय को अपनी प्रतीक्षित छुट्टी के रूप में लेगी और जितना संभव हो सके इसका आनंद लेगी। कम से कम वह जी भरकर सो तो सकेगी। अगले दिन जियाओवेई ने ध्यान से इधर उधर देखा और अपने होंठ भींचकर देखा कि कुछ लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे हैं। उसने यांग निंग से फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। आपने बाहर आने की जिद क्यों की? जियाओवेई ने चिंतित होकर यांग निंग को देखने के लिए पूछा, जो पसीने से लथपथ और थकी हुई लग रही थी। सूरज उनके सिर के ऊपर चमक रहा था और चिलचिलाती गर्मी ने उन्हें पसीने से तर कर दिया था। अगर उसे बाहर घूमने आना था तो वह कोई बेहतर समय और जगह चुन सकती थी। उसने ऐसा समय क्यों चुना जब सूरज उनके सिर के ठीक ऊपर तप रहा था? और राजधानी में किसी अच्छी जगह जाने की बजाय अब वे आधे घंटे तक सड़क के बीचों बीच खड़े रहते हैं। अब तो लोग भी उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। यांग निंग ने गहरी सांस ली और अपना पसीना उस रूमाल से पोंछा जो जियाओवेई ने उसे दिया था, क्योंकि वह जेंग लियांग के उस स्थान पर आने का इंतजार कर रही थी जहां उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। झील के पास बाजार आने को कहकर वह कहाँ गायब हो गया? 12 बज गए, कहाँ गया? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? वह बेसब्री से बुड़बुड़ाते हुए उस भीड़ में जेंग लियांग को ढूंढ रही थी। हालांकि यह एक बाजार है, तथापि चूंकि ये दोपहर का समय था और दिन का सबसे गर्म समय था, इसलिए भीड़ लगभग न के बराबर थी। जियाओवेई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, किसी का इंतजार कर रही हो? मिलीडी, क्या तुम किसी से मिलने आए हो? किससे? हालांकि इससे पहले कि यांग निंग उसके जिज्ञासु प्रश्न का उत्तर दे पाती, पीछे से एक गहरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम पहले से ही यहाँ इंतजार कर रही हो? यांग निंग चौंक गई और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने साधारण भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युवराज जेंग लियांग थे। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि अपने सामान्य शाही परिधान के विपरीत उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे जो सामान्य लोगों द्वारा चिलचिलाती धूप में काम करते समय पहने जाने वाले सूती कपड़ों के समान थे। हालांकि आम लोगों की पोशाक होने के बावजूद वह इन सादे और गंभीर कपड़ों में आकर्षक दिखने में कामयाब रहे। आपका उच्च। वह चौंक गई और उसका अभिवादन करने ही वाली थी कि उस आदमी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे तुरंत चुप करा दिया। यांग निंग 55 गुप्त बैठक 3। यांग निंग को आश्चर्य हुआ जब जेंग लियांग ने अचानक दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया और उसे बोलने से रोकने के लिए उसके होठों पर उंगली रख दी। उसने अपने होंठ भींच लिए और उलझन में अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। इस तरह वह उसका चेहरा पास से देख सकती थी और हैरान थी कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे या नाक पर ब्लैक हेड्स भी नहीं थे। उसकी त्वचा इतनी खूबसूरत कैसे है? कैसे? क्या वो कोई पिशाच है या कुछ और? वह मन ही मन चीखते हुए सोच रही थी। उसने अपनी चमकती आंखों से जेंग लियांग को देखा और उसके होठों से अपनी उंगली हटाने और अपने कार्यों के पीछे का अर्थ समझाने का इंतजार किया। जेंग लियांग, जो अपनी अचानक प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित था, यांग निंग के उसे घूरने के तरीके से शर्मिंदा हो गया और उसने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों से हटा ली जब उसे उस घटना की याद आई जब उसने उसे दूसरे दिन डूबने से बचाया था। उसने उसके गुलाबी होठों पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि उसके होंठ सूख रहे हैं। उसने शर्मिंदगी से गला साफ किया और उससे नज़रें मिलाने से बचते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझे सबके सामने इस नाम से नहीं बुला सकती। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम बिना किसी को पता चले मिलना चाहती थी। अगर तुम मुझे सबके सामने इस नाम से बुलाओगी तो सबको हमारी पहचान पता चल जाएगी और हमारा भेस बेकार हो जाएगा। उसने उसे समझाया, साथ ही साथ पास से गुजर रहे लोगों का भी ध्यान रखा। हाँ, मैं भूल ही गई थी, यांग निंग ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, उसने उसे चुपके से मिलने के लिए कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दूर तक जाएगा। ... उसने उसे भी एक सादा सूती कपड़ा पहनने को कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहन रहा था। इतना ही नहीं, उसने उसे सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क पहनने को भी कहा। इसलिए उसने अपना चेहरा ढकने के लिए घूंघट भी पहन रखा था और वह एक खूबसूरत ठग की तरह दिख रही थी। वह बस उससे ऐसी जगह मिलना चाहती थी जहां वे अकेले हों और अकेले में बातें कर सकें। वह नहीं चाहती थी कि वह महल के बाहर उससे मिलने के लिए इतनी दूर जाए। लगता है उसे जासूसी वाले खेल खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वे भेष बदलकर ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे किसी मिशन पर निकले हों। कितना रोमांचकारी। आपका हाय। यांग निंग ने उसकी चेतावनी को याद करते हुए अपने शब्दों को निगल लिया और पूछने से पहले अपना गला साफ किया, तो मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? यदि वह उसे उसकी उपाधि से संबोधित नहीं कर सकती तो वह उसे एक दिन के लिए कैसे बुलाएगी? वह उसे उसके नाम से तो नहीं बुला सकती है न? हाँ, अगर उसने ऐसा किया तो गुलान अपनी तीखी तलवार से उसकी गर्दन काटने में 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेगा। यही वह दिन था जिसका वह इंतजार कर रहा था। जेंग लियांग ने एक पल सोचा और जवाब दिया, चूंकि हम बाहर हैं इसलिए आपको मेरे साथ सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे झाओलिंग नाम से बुला सकते हैं, उन्होंने कहा। जैसे ही गुलैन ने यह नाम सुना, उसने अपनी आंखों में कई सवालों के साथ जेंग लियांग को देखा। वह इस औरत को उसे इस नाम से पुकारने की इजाज़त कैसे दे सकता है?
उसने ये नाम कभी किसी को नहीं बताया, फिर वह इस धूर्त औरत को ये नाम कैसे दे सकता है। वह सोचने लगा। गुलान झेंगलियांग के व्यवहार से उलझन में थी, जबकि यान निंग ने नाम सुनते ही भौहें चढ़ा दी। झाओलिंग। उसने नाम दोहराया और सोचा कि क्या उसने ये नाम कहीं सुना है। उसे यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। झाओलिंग, कितना अच्छा नाम है। यान निंग मुस्कुराए और खुश हुई कि उसे कम से कम एक दिन के लिए उसे महामहिम कहकर संबोधित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह हर समय औपचारिकता निभाते निभाते थक गई थी। इससे वह सतर्क हो जाती थी और कुछ कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसे इस दुनिया में हर कदम पर अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखना था। जब यान निंग ने झेंगलियांग को झाओलिंग नाम से पुकारा तो एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था। किसी कारणवश अब यह उसे अपरिचित और अजीब लगता है। तो फिर क्या हम कहीं जा रहे हैं या यहीं खड़े होकर बातें करेंगे? यान निंग ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वे पूरा दिन सड़क के बीचों बीच खड़े होकर चिलचिलाती धूप में तपते हुए बिताने वाले हैं। झेंगलियांग अपनी मूर्छा से जागा और उसे एहसास हुआ कि उसने उसे इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया था और इसके लिए वह दोषी महसूस करने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी औरत को इतनी देर धूप में खड़ा नहीं रहने दे सकता। तुम मेरे पीछे आ सकती हो। हम जिस जगह जा रहे हैं वह यहाँ से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, उसने कहा और आगे चलने लगा, जबकि यान निंग के पास पीछे से उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जगह यान परिवार से पहले ही बहुत दूर है। अब वह चाहता है कि वह 10 मिनट और चले। हर कोई उसे व्यायाम करने के लिए क्यों कह रहा है? ऐसा नहीं है कि यह उसका बूढ़ा शरीर है। यान निंग का शरीर बहुत कमज़ोर है और जल्दी थक जाता है। वह 10 मिनट और कैसे चल पाएगी? वह मन ही मन रोई, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंडस्को। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो झेंगलियांग ने यान निंग की ओर देखा, जो धीमी गति से उसके पीछे आ रही थी और अपनी जान बचाने के लिए जियाओ वेई का हाथ पकड़े हुए थी। वह सिर्फ 10 मिनट ही चली थी और उसकी सांस फूलने लगी थी। कितनी शर्मनाक बात है, हम यहाँ हैं, उसने ऊंची आवाज में घोषणा की ताकि यान निंग, जो अभी भी उनसे कुछ कदम की दूरी पर थी, उसकी बातें सुन सके। जब यान निंग ने उसके शब्द सुने तो वह खुश हुई कि वे अंततः पहुंच गए और यह सुनकर उसके होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी और आखिरकार झेंगलियांग और गुलान के पास पहुंच गई। उसने सांस लेने के लिए जोर जोर से हाँफना शुरू कर दिया और जब उसे होश आया तो उसने ऊपर देखा कि वे कहाँ आ गए हैं। हालांकि जब उसने अपने सामने एक विशाल और रंगीन संपत्ति देखी और झेंगलियांग की ओर देखा जो उसके आगे खड़ा था, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। ये कौन सी जगह है, हिजहाई झाओलिंग? उसने पूछा, अभी भी उसके नकली नाम से अपरिचित महसूस कर रही थी। इससे पहले कि झेंगलियांग उसके सवाल का जवाब दे पाता, गुलान जो इतनी देर तक चुप थी आखिरकार बोल पड़ी, हम वेश्यालय में हैं। वेश्यालय? यान निंग ने अपने शब्द दोहराए और सोच रही थी कि यह कैसी जगह है। हालांकि जब उसे एहसास हुआ और उसे पता चला कि यह कैसी जगह है तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या वेश्यालय? वैसा वेश्यालय जैसा हम जानते हैं? 56 गुप्त बैठक एव बीआर वेश्यालय, जिस तरह के वेश्यालय को हम जानते हैं। यान निंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने गुलान को यह कहते सुना कि झेंगलियांग उसे जिस जगह लाया था वह कोई भव्य और रंगीन भोजनालय नहीं बल्कि एक वेश्यालय था। क्या वेश्यालय वह स्थान नहीं है जहां महिलाएं और शराब शामिल हों? वेश्यालय? वह उसे ऐसी जगह कैसे ला सकता है? वह तो बस महल के बाहर उसके साथ चाय पीना चाहती थी। आखिर वे यहाँ कैसे आ गए? वह अविश्वास से झेंगलियांग को देखती रही और विश्वास नहीं कर सकी कि इस तरह का आदमी ऐसी चीज़ों में कैसे रुचि ले सकता है। उनकी ईमानदार मुद्रा से लेकर उनके धार्मिक रवैये तक वे एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो महिलाओं के साथ खेलने में रुचि रखता हो और वेश्यालय जैसी जगह पर अक्सर जाता हो। आखिरकार वह युवराज हैं, वह ऐसी जगह कैसे आ सकते हैं? हालांकि ऐसा लगता है कि उनके किरदार के बारे में उनकी राय गलत थी। सभी मुख्य किरदार सही सोच वाले नहीं हो सकते और अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं सकते। ... वेश्यालय जाकर वो भला कैसे शरीफ इंसान हो सकता है? हाँ, उसकी सगाई हो चुकी है और 3 महीने से भी कम समय में उसकी शादी होने वाली है और वो यहाँ वेश्यालय में मौज मस्ती करने आया है। अरे, साम्राज्य के एक बेहद अमीर आदमी से उसे क्या उम्मीद थी? वो तो भावी युवराज है, जाहिर है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह सच है कि किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। वह अपनी रूममेट को एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसे प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन का दोषी ठहराया। झेंगलियांग के साथ भी यही हुआ। वह उसे एक सभ्य और इज्जतदार आदमी समझती थी, लेकिन इस घटना के बाद उसे भी उस पर यकीन नहीं रहा। लेकिन अगर वह यहाँ आ ही रहा था तो उसे यहाँ क्यों लाया? उसके इस कृत्य के पीछे क्या इरादा है? वह सोच में पड़ गई और उसे शक की निगाहों से देखने लगी। वह केवल चाय के लिए उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे उस दिन उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना था और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा भी करनी थी। हालांकि भले ही वह शाही महल के बाहर उससे अकेले में मिलना चाहती थी, लेकिन उसका यहाँ जैसी सस्ती जगह पर आने का कभी इरादा नहीं था। वेश्यालय में भला क्या बात हो सकती है? उसने भौहें चढ़ाईं और बेचैनी से जियाओ वेई की आस्तीन कसकर पकड़ ली। यान निंग की तरह जियाओ वेई भी घबरा रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि महामहिम उन्हें इस तरह की खतरनाक जगह पर क्यों लाए। अगर किसी ने यान निंग को पहचान लिया तो क्या होगा? भले ही वे भेष बदलकर साधारण कपड़े पहने हुए हों, फिर भी अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो खतरा हो सकता है। फिर यान निंग के बारे में बुरी अफवाहें पूरी राजधानी में आग की तरह फैल जाएंगी और उसके लिए शाही परिवार का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा। जब यान निंग और शियाओ वेई अपनी जंगली कल्पनाओं में पागल हो रहे थे, झेंगलियांग ने मुड़कर यान निंग के चिंतित और संदिग्ध भावों को देखा। लेडी यान निंग, क्या आपने अपने पत्र में नहीं लिखा था कि आप नहीं चाहती कि हमारी मुलाकात के बारे में किसी को पता चले?
इसीलिए हम यहाँ हैं, झेंग लियांग ने उदासीनता से कहा। ये जगह हमारी पहली आधिकारिक मुलाकात के लिए शायद अनुपयुक्त लगे, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको किसी भी बात से असहजता महसूस न हो। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। उसने यांग निंग के बेचैन दिल को आश्वस्त करने के लिए कहा। यांग निंग ने अपने होठों को भींच लिया और सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि वे इस जगह पर आए हैं। तभी उसने गुलान को झेंग लियांग के कानों में कुछ फुसफुसाते हुए देखा, जिससे उसके चेहरे पर उदासी छा गई। झेंग लियांग यांग निंग की ओर मुड़ा और बोला, लेडी यांग निंग, हमें देर हो रही है, क्यों ना हम अंदर जाकर चाय पीते हुए बातें करें। झेंग लियांग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव देखकर यांग निंग के पास उसके पीछे अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर वह क्या कह सकती थी। और हाँ, वो दुनिया के लोगों जैसी रूढ़िवादी नहीं है। अगर वो यहाँ मौज मस्ती करने आया है तो उसे कौन रोक रहा है। वह भी जी भरकर पिएगी और आनंद लेगी। हाँ फैंग ली, अब समय आ गया है कि तुम उसे दिखा दो कि तुम उससे शादी करने के लिए सही उम्मीदवार नहीं हो। इस मौके का फायदा उठाओ और इसे मुमकिन बनाओ। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। यांग निंग ने सिर हिलाया और उसके पीछे अंदर चली गई। जियाओवेई ने अपनी आस्तीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यांग निंग ने उस पर मुस्कुराया और उसे अपने साथ खींच लिया। अगर वो अंदर जा रही है तो जियाओवेई को बाहर कैसे छोड़ सकती है। दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर वह आज मरेगी तो वे दोनों एक साथ मरेंगे। अंडस्को, वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। यांग निंग ने आश्चर्य से कहा कि यह जगह अंदर से कितनी खूबसूरती से सजी हुई थी। यद्यपि भीड़ इतनी अधिक थी कि उसके लिए समायोजित होना कठिन था, फिर भी वह स्थान अपने आप में अनोखा था। पूरा घर चीनी लालटेनों और रंग बिरंगे पर्दों से सजाया गया था। इतना ही नहीं, खूबसूरत पेंटिंग्स और फूलों की मालाएं उस विशाल संपत्ति के हर कोने की शोभा बढ़ा रही थीं। जबकि मेजें नशे में धुत पुरुषों से भरी हुई थीं और तरह तरह की बकवास कर रही थीं, वहीं सुंदर कपड़े पहने और राजकुमारियों जैसी दिखने वाली महिलाएं उन्हें भोजन और पेय परोस रही थीं। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह जगह रंगीन और खुशनुमा थी। हालांकि दूसरों के विपरीत वे पहली मंजिल की बालकनी में 2 खाली टेबल पाने में कामयाब रहे, जहां से भूतल पर हो रही हर चीज को देखा जा सकता था और लोगों की बातें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि उनकी आवाज इतनी तेज थी कि उनके शब्दों को अनदेखा करना संभव नहीं था। एक मेज पर जियाओवेई और गुलैन एक साथ बैठे थे, वहीं दूसरी ओर झेंग लियांग और यांग निंग एक साथ बैठे थे। यह हर्बल चाय है, यह आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। झेंग लियांग ने यांग निंग को चाय का एक कप देते हुए कहा, जो उस दिलचस्प जगह को देखने में व्यस्त थी। किसने सोचा था कि उसे वेश्यालय जाने का मौका मिलेगा। ये वाकई एक खूबसूरत जगह है। चाय। जब उसने एक कप चाय की पेशकश की तो यांग निंग उसे अचंभित होकर देखने लगी। क्या वह सच में ऐसा है। वे एक वेश्यालय में आए और उसने उसे हर्बल चाय दी। क्या वो पागल हो गया है। उसने चेहरे पर शिकन लाकर उसे आंका। उसे कम से कम उसे थोड़ी शराब तो पिलानी चाहिए। शराब की बोतलें लिए महिला वेटर पूरे मोहल्ले में घूम रही हैं। वह उनकी बिक्री के बारे में कैसे नहीं सोचता और उनकी थोड़ी मदद कैसे नहीं करता। कितना नीच है। हाँ, क्या तुम कुछ और लेना चाहोगी, उसने पूछा। यांग निंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो बस इस बात पर हैरानी हुई कि यहाँ हर्बल चाय भी मिलती है। भले ही यह एक वेश्यालय है, लेकिन यहाँ हर तरह के व्यंजन मिलते हैं, बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट की तरह। आप खाने पीने की चीज़ों के बारे में निश्चिंत रह सकती हैं। हमारी मेज़ पर परोसने से पहले सभी की जांच की जाती है, उसने कहा और उसे इशारा किया कि वह हर बात पर चिंता न करे। ये बहुत बढ़िया है। यांग निंग ने सिर हिलाया। झेंग लियांग ने चाय का एक घूंट लिया और उससे पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहती थी कि इस मुलाकात को सबसे छुपाना चाहती थी। उसने उत्सुकता से पूछा। ये बात उसे कल से ही परेशान कर रही थी। चूंकि वह कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उससे आज मिलने और पत्र में लिखी जरूरी बात पर चर्चा करने को कहा। उस बारे में। यांग निंग ने चाय का कप नीचे रखते हुए अपना गला साफ किया और फिर कहा, मैं हमारे बारे में बात करना चाहती थी। 57 गुप्त बैठक हुई। हमारे बारे में। झेंग लियांग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं जब उसने उसे यह कहते सुना। वह ये जानने को उत्सुक हो गया कि वह उनके रिश्ते के बारे में क्या कहती है। भोज में उसे देखने के बाद वह भूख और अकाल से पीड़ित लोगों के प्रति उसकी विचारशीलता देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। भोज में एक असाधारण बहुमूल्य रत्न जड़ित पोशाक पहनने के बजाय उन्होंने एक साधारण पीले रंग की पोशाक पहनना चुना, क्योंकि वह पश्चिमी क्षेत्र में पीड़ित लोगों के बारे में सोच रही थी। यह ऐसा काम नहीं था जो एक भौतिकवादी और दुष्ट यांग निंग कर सकता था। इतना ही नहीं, उसने लोगों से ये भी सुना है कि आंध हाउस होल्ड की सबसे बड़ी बेटी उन अमीर और लाड़ प्यार से पली बड़ी राजकुमारियों में से एक है, जो दूसरों को प्रताड़ित करने में आनंद पाती है और दूसरों से बात करते समय अशिष्टता और बेशर्मी की प्रतीक है। हालांकि उनसे मिलने और उनके घर पर उनके साथ किए गए व्यवहार को देखने के बाद उन्हें राजधानी में चल रही अफवाहों की सत्यता के बारे में यकीन नहीं था। यदि वह यांग परिवार की लाडली राजकुमारी थी, तो उसके पिता ने शाही चिकित्सा विभाग से चिकित्सक को बुलाने के बजाय अपनी बेटी को क्यों मरने दिया। इसलिए वह और भी अधिक उत्सुक था और अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय यांग निंग से मिलकर उसका वास्तविक पक्ष जानना चाहता था, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वे सच हैं या नहीं। ... आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं, लेडी यांग निंग, झेंग लियांग ने फिर पूछा। यांग निंग ने अपने धड़कते दिल को शांत करने और इस विषय को उठाने के लिए आवश्यक साहस जुटाने के लिए एक गहरी सांस लेने से पहले झिझकते हुए अपने होठों को भींच लिया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से उसे महामहिम कहने ही वाली थी। हालांकि पहली मंजिल पर उनके अलावा कोई नहीं था, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र में उसे उसके नाम से संबोधित करते समय उसे सावधानी बरतनी पड़ी। उसे सावधान रहने की जरूरत है। मतलब, सबसे पहले मैं उस दिन मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
अगर आप न होते तो मैं यहाँ आपके सामने बैठकर इस खुशबूदार चाय का आनंद न ले पाती। वह अजीब तरह से हंसी और इस असहज बातचीत से ध्यान हटाने के लिए अपनी गर्दन खुजाने लगी। झेंग लियांग ने समझ में सिर हिलाया और कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो मुझे करना ही था। तुम न होते तो भी मैं तुम्हें बचा लेता। मैं किसी को अपने सामने कैसे डूबने दे सकता हूँ और उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उसने गंभीरता से कहा। गुलान, जो शियाओवेई के साथ एक ही मेज पर बैठी थी, उसे घृणा से उपहास करने से नहीं रोक सकी, क्योंकि वह उसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि उसे बचाना उसके लिए स्वाभाविक था। हाँ, मानो उसके साथ बहुत सारे प्रशिक्षित गार्ड थे, फिर भी वह उनसे पहले झील में कूद गया और उसे डूबने से बचाने की कोशिश की। क्राउन प्रिंस होने के नाते उन्हें एक महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो अभी तक शाही परिवार की सदस्य भी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वह इस बारे में शांत और बेपरवाह होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ज़ियाओवेई, जो गुलान के सामने बैठी थी, ने उसे यांग निंग और झेंग लियांग के बीच बातचीत पर उपहास करते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह ये देखकर अवाक रह गई कि वह महाराज का एकमात्र रक्षक है और फिर भी इतना अहंकारी व्यवहार कर रहा है। एक सेवक अपनी सीमा में रहना कैसे नहीं जानता। वह अचंभित रह गई और अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकी तथा घृणा से उसे घूरने लगी। कितनी बेशर्म। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और चिंतित थी कि जब यांग निंग शाही महल में शादी करेगी तो उसे अक्सर उससे मिलना पड़ेगा। गुलान ने देखा कि ज़ियाओवेई उसे घूर रही है और उसने नज़रें फेर लीं। हालांकि वह सोच में पड़ गया कि यह औरत उसे ऐसे क्यों घूर रही है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे मेज पर चल रही बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसे यह पता लगाना होगा कि वह महिला क्या कहना चाहती है, ताकि वह महामहिम को उसके जाल में फंसने से बचा सके और उसकी षड्यंत्रकारी चालों में फंसने से बचा सके। अंडस्को, जबकि गुलान उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी, यांग निंग सोच रही थी कि असली विषय को कैसे सामने लाया जाए। धिक्कार है, मेरे हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं। उसने अपने होंठ भींचे और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक ही बार में एक गिलास ठंडा पानी गटक लिया। झेंग लियांग, जो उसे पानी पीते हुए देख रहा था, उसे इतने स्वादिष्ट तरीके से पानी पीते देख दंग रह गया। लेडी यांग निंग, क्या आपको भूख लगी है? क्या हम कुछ खाने का ऑर्डर करें? उसने उससे पूछा। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, उसने अपनी खूबसूरत मुस्कान दिखाते हुए दृढ़ता से कहा। वह भूख से मर रही है, लेकिन यह उसके भूखे राक्षस के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। उसे और भी ज़रूरी काम करने हैं। झेंग लियांग ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर मुझे धन्यवाद देने के अलावा आप और कौन सी ज़रूरी बात कहना चाहते थे? हाँ, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यांग निंग घबराहट में अपने सूखे होंठों को चाटते हुए आगे बढ़ती है। मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रही थी। अब मैं आखिरकार एक नतीजे पर पहुंच गई हूँ। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुझमें अभी भी कई मायनों में बहुत कमियां हैं। जैसा लोग कहते हैं, मैं ज़िद्दी, मतलबी और दुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि वे जो कह रहे हैं वह सही है। इस संबंध में मेरा मानना है कि हमें दोनों परिवारों के बीच इस विवाह संबंध को रद्द कर देना चाहिए। चाय पी रही ज़ियाओवेई का गला रुंध गया जब उसने यांग निंग का अचानक फैसला सुना। वह इसे विवाह गठबंधन कहना चाहती है। क्यों? इससे भी अधिक, वह प्रभु के साथ इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने से पहले सीधे युवराज से कैसे बात कर सकती है? अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वह भी नहीं जानती कि वह उसकी पत्नी के साथ क्या करेगा। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। ज़ियाओवेई की हैरान और अतिरंजित प्रतिक्रिया के बावजूद यांग निंग अपनी बात कहती रही। आखिरकार उसका मौका आ ही गया। वह इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती है? इससे भी बढ़कर, क्या इस साम्राज्य के लोग मुझे आपकी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता। आप एक महान व्यक्ति हैं और एक बेहतरीन जीवनसाथी के हकदार हैं, जो न सिर्फ आपका ख्याल रखे बल्कि आपके साथ खड़ा होने के लिए भी काफ़ी सभ्य और सुंदर हो। इस बार यांग निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट या रुकावट के अपनी बात कह दी। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि मैं यह महत्वपूर्ण निर्णय क्यों ले रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पर महामहिम से, अपने पिता से चर्चा कर पाएंगे। यांग निंग ने महामहिम से लगभग यही कहा था, लेकिन शुक्र है कि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर वह रुक गई। अंत में यांग निंग, जो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, एक शब्द भी नहीं बोली और उसे ऐसे घूरती रही जैसे वह कोई संग्रहालय में रखी कलाकृति हो। वह चिंतित हो गई और सोचने लगी कि क्या उसने अपने हाथों अपनी ही कब्र खोद ली है। उससे ये रिश्ता तोड़ने की विनती करने पर वह मुझे मार तो नहीं डालेगा, है ना? 58 गुप्त बैठक हुई। ज़ियाओवेई की तरह गुलान भी चौंक गया जब उसने यांग निंग को ये कहते सुना कि वह दोनों परिवारों के बीच विवाह गठबंधन को रद्द करना चाहती है। क्या यह उसकी कोई नई चाल है? उसने सोचा, क्योंकि वह जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने जा रही है और झेंग लियांग वर्तमान सम्राट का उत्तराधिकारी बनकर भविष्य में झेंग साम्राज्य की सम्राट बन जाएगी, इसलिए उसका पद भी क्राउन प्रिंसेस से राष्ट्र की महारानी के रूप में उन्नत हो जाएगा। क्या वह उस शक्ति और पद को त्यागना चाहती है जो उसे शाही परिवार में विवाह करके मिलेगा, जिसे साम्राज्य की हर महिला पाना चाहती है? वह किसी राजपरिवार या किसी छोटे राज्य की राजकुमारी का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि वह तो एक कुलीन व्यक्ति की बेटी है जो शाही दरबार में मंत्री के रूप में कार्य करती है। क्या उसे उस परम शक्ति के लिए भूखा और लालची नहीं होना चाहिए जो उसे युवराज से विवाह करके प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता उस शक्ति को पाना चाहते हैं? जबकि गुलान इस बात को लेकर उलझन में थी कि यांग निंग क्या योजना बना रही है, झेंग लियांग भी उसकी अचानक घोषणा से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे शादी का रिश्ता रद्द करने के लिए कहेगी। क्यों? उसने सोचा, इतना अचानक क्यों, वो भी उनके किस प्राथमिक उपचार के बाद? ... उसके दिमाग में इतने सारे अजीबोगरीब विचार घूम रहे थे कि वह हक्का बक्का रह गया।
कोई उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता। वह न केवल युवराज हैं बल्कि इस साम्राज्य के सबसे योग्य तलवारबाज भी हैं। जब वह राजनीतिक विवादों से निपटने के लिए सीमा पर गए तो सभी ने न केवल कूटनीतिक स्थितियों से निपटने में उनकी सही सोच के लिए उनकी सराहना की, बल्कि युद्ध में उनकी उत्कृष्ट तलवारबाजी कौशल को देखकर उन्हें साम्राज्य का नायक भी नामित किया। फिर वह उसके जैसे आदर्श पुरुष से यह विवाह बंधन क्यों तोड़ना चाहती है? वह स्तब्ध रह गया। अंडस्को जबकि यान निंग उत्सुकता से जेंग लियांग के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, जेंग लियांग वहां चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर एक भ्रूभंगिमा थी और वह उसे एकटक देख रहा था, चुपचाप उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहा था। हालांकि अजीब बात यह है कि वह ये पता नहीं लगा सका कि ऐसा करके वह क्या योजना बना रही थी। उसके हाव भाव पढ़ना इतना कठिन था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना रहस्यमय और अप्रत्याशित हो सकता है। वह ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ मिनट बीतने के बाद जेंग लियांग ने आखिरकार कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, जिससे यान निंग ने अपनी मुद्रा सीधी कर ली और ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। तो तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्यों? क्या तुम नहीं चाहती थी कि ऐसा हो? आखिरकार ये तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मेरे पिता से किए गए वादे के बदले में यह विवाह संबंध बनाने को कहा था। वाक्य के अंत तक जेंग लियांग की आवाज ठंडी हो गई। जब सभी कुलीन और कुलीन लोग अपनी बेटियों का विवाह उससे करना चाहते हैं तो वह अपनी पहले से तय सगाई को तोड़ना चाहती है। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जरूर हैरान होंगे, मैं समझ सकती हूँ। यान निंग अजीब तरह से हंसी। वह इस असहज स्थिति से भाग जाना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपराध के लिए उसकी जांच की जा रही हो। वह उसकी आंखों में शक के भाव देख सकती थी और समझकर सिर हिला दिया। खैर, यान निंग की छवि जनता के सामने विकृत है। यद्यपि यह आदमी उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था, फिर भी वह उसके प्रति उसके भ्रम और संदिग्ध स्वभाव को भी समझ सकती थी। वजह साफ है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, यान निंग ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा वह खुद को चाकू मारकर मर जाना चाहती थी, क्योंकि यह वह बात नहीं थी जो वह उसके सवाल के जवाब में कहने वाली थी। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और अनायास ही सच बोल बैठी। मैं शायद अपना दिमाग खो बैठी हूँ। यान निंग, जो सच बोलने के बाद पागल हो रही थी, इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भी अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। जब वह अपने दिल में भावनाओं के बवंडर से जूझ रही थी, जेंग लियांग का चेहरा काला पड़ गया। तुम मरना नहीं चाहती? लेडी यान निंग, क्या तुम किसी तरह के खतरे में हो? तुम मुझे सच सच बता सकते हो? पिछली बार भी जब तुम बेहोशी की हालत में थे तब भी तुम किसी से बचाने की गुहार लगा रहे थे। उसने चिंतित होकर पूछा। अगर तुम किसी भी तरह के खतरे में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मेरे साथ ईमानदार रहना। यान निंग अचानक हुए इस खुलासे से अवाक रह गई। उसने ऐसा किया? वो जरूर पागल होगी। अब वह उसे ये सब कैसे समझाएगी? वह उसे सच तो नहीं बता सकती। मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं हूँ। वह झिझकी और कोई विश्वसनीय बहाना बनाने की कोशिश की। बस मुझे डर है कि शादी के बाद मैं जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। उसने गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सही कहा, महल में इतनी सारी पाबंदियां और जिम्मेदारियां होती हैं तो डरना तो बनता है ना? ये सही है। वह डरी हुई है कि उसका पति उसे एक बुरी मौत मार देगा। उसने मन ही मन उपहास किया। इस दुखद अंत से उसे बहुत दुख हो रहा था। धिक्कार है उस उपन्यास पर। इसका अंत सुखद था क्योंकि अंत में खलनायक को सजा मिली, लेकिन अचानक ये सबसे बुरा अंत बन गया क्योंकि अब वह खलनायक बन गई है। जेंग लियांग ने उसके चेहरे को देखा और समझ गया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। क्या वह इतनी डरी हुई है कि इस शादी के रिश्ते को तोड़ना चाहती है? इस बातचीत ने उसे यान निंग के बारे में और भी उलझन में डाल दिया। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह उससे मिलना चाहता था और उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना चाहता था, लेकिन इस बातचीत ने उसकी भावनाओं को और उलझा दिया है। वह अभी भी उसके बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसने फिलहाल बहाव के साथ चलने का फैसला किया। उन्होंने उदासीन भाव से उसकी ओर देखा और कहा, यदि ऐसा है तो मुझे चिंता है कि इस अनुरोध पर सहमत होना कठिन होगा। क्या मैं आपसे इसका कारण पूछ सकती हूँ? यान निंग ने उलझन में आंखें झपकाईं और इस कथन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए यान निंग का इंतजार करने लगी। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? क्या वह ये सगाई भी रद्द नहीं करना चाहता था? वह तो बस उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही थी और इस तयशुदा विवाह को खत्म करने के लिए कह रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी वजह से मर जाओ, उसने सीधे तौर पर कहा, जिससे यान निंग की आंखें सदमे से बाहर निकल आईं। यान निंग, तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं? क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? 59 गुप्त बैठक 7। यान निंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। वह इस शादी के रिश्ते को रद्द नहीं करना चाहता क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसका क्या मतलब है? वह क्यों मरेगी? वह अपनी गर्दन को तलवार से बचाने के लिए इस शादी के रिश्ते को रद्द कर रही है। फिर यहाँ ऐसा क्या मोड़ है जो उसे पता नहीं? जेंग लियांग ने अपना चाय का कप उठाया और उसके जिज्ञासु सवालों का जवाब देने से पहले उसमें से एक घूंट लिया। लगता है लेडी यान निंग को शाही महल के नियमों की जानकारी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक कारण है कि मैं अपने पिता से इस विवाह संबंध को रद्द करने का अनुरोध क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम्हारे पूरे परिवार को पहाड़ों पर निर्वासित कर दिया जाएगा। यही शाही प्रोटोकॉल है, शाही परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और साम्राज्य की गोपनीयता की रक्षा के लिए भी। यान निंग के दिल में अचानक एक ऐसी टीस उठी मानो किसी ने उसे कोई जहरीला सच बता दिया हो। जब उसे पता चला कि दोनों परिवारों के बीच शादी का रिश्ता रद्द करने का नतीजा उसकी मौत होगी तो वह अवाक रह गई। ये कैसा बेतुका प्रोटोकॉल है? अगर वो उससे शादी करेगी तो उसे मार दिया जाएगा और अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो भी उसे मार दिया जाएगा।
क्या उसकी किस्मत में सिर्फ मरना ही लिखा है? हाँ, ये कैसे संभव है? क्यों? वे मुझे मार डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है। यांग निंग हैरान थी और बोलते समय हकला रही थी। इस शादी को रद्द करने का कोई और तरीका तो होगा ही, है ना? उसे अब भी उम्मीद थी कि उसे मारे बिना इस गठबंधन को रद्द करने का कोई और कारण जरूर होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। दुर्भाग्य से इस विवाह संबंध को रद्द करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित होने के बाद आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से आपको क्राउन प्रिंस की पत्नी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और अपनी उपाधि का इस्तेमाल करते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा ताकि उसे सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाए। यदि आप इस विवाह संबंध को रद्द करना चाहें तो भी आप भविष्य में किसी से विवाह नहीं कर पाएंगे, कम से कम इस जीवन में तो नहीं। यांग निंग जल्दी से उसकी बात समझ गई और बोली, मुझे किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अकेली रहूंगी, जिंदा। क्या तुम अपने पिता से कह सकते हो कि वे इस रिश्ते को रद्द कर दें और मुझे न मारें? उसने जोर देकर कहा। झेंग लियांग यांग निंग के इस विवाह को रद्द करने के दृढ़ संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित था और कहने से पहले अजीब तरह से अपना गला साफ करता है। लगता है कि लेडी यांग निंग इस विवाह को रद्द करने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। हालांकि यह अभी भी संभव नहीं है। अगर मैं अपने पिता से बात भी करूं तो भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस के साथ विवाह का रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का निजी मामला नहीं बल्कि एक राजनीतिक मामला भी है। ये नियम शाही परिवार को झूठी शादियों से बचाने के लिए वर्षों से लागू है। और अगर आप किसी दूसरे राज्य के जासूस हों और वांछित जानकारी मिलने के बाद आप इस सगाई को तोड़कर साम्राज्य छोड़ना चाहें तो क्या होगा? इसीलिए साम्राज्य और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए इस तरह का नियम बनाया गया है। झेंग लियांग ने यांग निंग को घूरते हुए शांति से समझाया, जो बेहोश होने की कगार पर थी। ये कैसा बेतुका नियम है? वह जोर से गालियां देना चाहती थी पर डर रही थी कि इसके लिए भी उसे मार दिया जाएगा। ये लोग अक्सर अपनी तलवारें ऐसे चलाते हैं मानो खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हों। वह उनके दोपहर के भोजन का हिस्सा न बन जाए, इसलिए उसने अपना गुस्सा निगलने का फैसला किया और यथासंभव तटस्थ रहने की कोशिश की। ऐसे फैसले सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किए जा सकते क्योंकि कोई अब शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए हालांकि मैं पहले इस रिश्ते के खिलाफ था, फिर भी मैंने इसे अपनाने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी बिना किसी खास वजह के इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने इस विषय की संवेदनशीलता को समझाने के लिए आगे कहा, क्या मैं तुम्हें जासूस लग रही हूँ? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? यांग निंग ने कांपती आवाज में पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गहरी झील में कूदने के बाद अब वह चट्टान के किनारे पहुंच गई है। हालात इतने अचानक कैसे बदल सकते हैं? कैसी अजीब स्थिति में है वो? अगर वो झेंग लियांग से शादी कर लेती है तो अगले साल कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही वो उसके हाथों मर जाएगी, और अगर वो शादी नहीं करती तो कुछ ही दिनों में उसे फांसी दे दी जाएगी। कितना क्रूर। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। झेंग लियांग उसके सवाल से हैरान रह गया, जिससे उसकी हंसी फूट पड़ी। जासूस? उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर कोई जासूस नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास जासूस बनने के लिए ज़रूरी हुनर है। उसके ऐसा कहने पर उसका चेहरा निराशा और गुस्से से और भी लाल हो गया। क्या वह गंभीर है या उसकी कमकुशलता का मजाक उड़ा रहा है? हाँ, क्योंकि उसे उसकी असाधारण तीरंदाजी के बारे में पता ही नहीं है। अगर उसे इसके बारे में पता होता तो वह ऐसा नहीं कह पाता, क्योंकि वह शर्त लगा सकती है कि उसकी कुशलता कम से कम उसके सबसे कुशल शूरवीरों के बराबर तो होगी ही। वह बचपन से ही तीरंदाजी करती आ रही हैं और हर प्रतियोगिता में अव्वल रही हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में उनके कई दुश्मन बन गए, जिन्होंने झूठे आरोप लगाकर उनका करियर खत्म करने की कोशिश की। लेडी यांग निंग, मैंने आपको सभी ज़रूरी प्रोटोकॉल समझा दिए हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब फैसला आपका है। अगर आप फिर भी इस गठबंधन को रद्द करना चाहती हैं तो मैं अपने पिता से मिलकर आपका ये संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। झेंग लियांग ने उन्हें गंभीरता से देखते हुए कहा, मानो वह महल वापस जाते ही महामहिम से बात करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी परिणामों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगी, उन्होंने आगे कहा, और उसे कोई भी निर्णय लेते समय गंभीर और सावधान रहने की हल्की चेतावनी दी। यांग निंग ने झुंझलाहट से आह भरी और अपना सिर दीवारों पर पटकना चाहा। उसकी योजना के अनुसार कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। वह मरकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और सब कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अंतिम योजना यही थी कि इस विवाह संबंध को रद्द कर दिया जाए और उपन्यास के दुखद अंत से अपनी गर्दन बचा ली जाए। हालांकि वह योजना भी विफल रही। अगर उसने गठबंधन रद्द करने की कोशिश की तो वह वैसे भी मर जाएगी। कितना परेशान करने वाला। आज सुबह तक वह बहुत खुश थी और उम्मीद कर रही थी कि झेंग लियांग उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे भी उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि नहीं, ये प्रोटोकॉल इतने हास्यास्पद रूप से मूर्खतापूर्ण और रूढ़िवादी है कि उनकी योजना स्वीकृत होने से पहले ही विफल हो गई। ऐसा लगता है कि यही कारण था कि उपन्यास में झेंग लियांग ने यांग निंग से विवाह किया, जबकि वह उसे इतना नापसंद करता था कि उसने उसे कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और न ही अपने विवाह को पूर्ण किया। पूर्व दर्शन। युवराज राजकुमारी की रक्षा करो। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।